आपको लगता है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का ही है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का है। मैंने तो ये ओपनली बोल रहा हूँ, इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने के लिए कितने सीट होना वो जरूर हमारे पास आएंगे। लेकिन मोदी जी का हर चुनावी सभा में आरोप है कि कांग्रेस ने अपमान किया, जो निमंत्रण दिया गया था अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें ये झूठ है, क्योंकि हमारे लोगों को तो हमने ये कहा था जिन जिन की आस्था है वो जाना। 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी देंगे, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, जो चीजें हम खुद कर रहे हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं, किन को लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है, इन सारे मुद्दों पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। खड़गे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरउजाला.com में। लोकसभा चुनाव का पहला दौर पूरा हो गया, पहले चरण के मतदान संपन्न हो गए। 102 सीटों पर मतदाता ने अपना जनादेश ईवीएम में कर दिया। आपको क्या लगता है, ये जो मतदान जैसे जो नतीजे आए हैं, उसका प्रतिशत जो आया है वो इस बार कम हुआ है, पिछली बार से 5.5% करीब कम रहा है, तो इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों है कि लोग, जबकि इतनी अपील की गई चुनाव आयोग की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से, फिर भी लोग क्यों जो है मतदान डालने उस तरह से नहीं गए जैसे कि पिछली बार गए थे? वो एक तो लोगों को जब चुनाव में इंटरेस्ट होता है और खास करके लोग मतदान करने के लिए जब उत्साहित होते हैं तो नेचुरली वो बढ़ता है। और तीसरा, हो सकता है कि हर पार्टी की कमी होगी लोगों को वोटिंग के लिए जागृत करने का। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन जितना इंटरेस्ट लेकर इसका प्रचार करके लोगों में जागृति पैदा करके वोटिंग बूथ तक आने के लिए क्या करना चाहिए था, अगर वो नहीं ठीक से हुआ तो ऐसे कमियां होती है। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि इतने धूप के बाद, इतने कड़ी धूप और सारी चीज़ रहने के बावजूद भी लोग करीब 70% पे आए हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन मेरा मानना अभी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब वोटिंग होती है वो निर्णय देश के जो भविष्य का निर्माण करने का है, उसमें भागीदारी अगर बहुत लोगों की हो गई तो अच्छा दिखता है। क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है कि इस बार चुनाव में कोई ऐसा केंद्रीय मुद्दा नहीं है जिसको लेकर लोगों के बीच में एक उत्साह हो और लोग वोट करने निकले? आपको क्या लगता है, कोई मुद्दा इस तरह है? नहीं, ऐसा मुद्दा बना नहीं पाया। नहीं, मुद्दा देखिए, हम तो बहुत से मुद्दे उठाए। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हमने उठाया और इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, किसानों का, युवाओं का, नारी शक्ति का हमने मुद्दा उठाया। और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी हमने इन चीज़ों को क्या कहेंगे आप, उजागर हमने जगह दी है उसको। और ये जागृति लाने के लिए ये राहुल गांधी जी जो मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके बाद इससे पहले भी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, ये सब लोगों को जागृत करने के लिए और डेमोक्रेसी की वैल्यू, देश की यूनिटी की वैल्यू और देश में सब मिल के रहने की एक कोशिश हमने की। तो हम ये तो 1 to 1 हो गया, जनता के पास सीधे हम गए, बूढ़ों से मिले, नौजवानों से मिले, शिक्षित लोगों से मिले, टेक्नोक्राट से मिले, वकीलों से, डॉक्टरों से, छोटे मोटे व्यापारियों से, किसानों से, गिग वर्कर से, किसानों से, सबसे मिले। तो जागृति तो की, लेकिन एक बात हमेशा हमको, हम मार जो खा रहे हैं, जो दिक्कत हमको हो रही है कि हमें पब्लिसिटी के लिए जो माध्यम होते हैं मीडिया में हमको स्पेस कम मिल रहा है, कम मिलता है। इससे वो क्या होता है कि जब आपका प्रचार कम होता है तो आपको ऐसा दिखता है कि भाई कोई कुछ कर रहा ही नहीं। हालांकि इतने करने के बावजूद शायद लोग इसको और उठाएंगे, प्रचार भी करेंगे 1 to 1। तो इसकी प्रचार की भी कमी हो सकती है, लेकिन हम ये तय किए हैं कि हमारी गारंटी कार्ड को लेकर हम घर घर पहुंचने के लिए हमारे वर्कर्स को कहे हैं, और उस गारंटी कार्ड पे मैं और राहुल जी दोनों मिलके साइन करके वो 5 गारंटी कार्ड दे रहे हैं। उसके तहत जो सब टाइटल्स वायदे हैं, 25 वायदे भी हमने उसमें नमूद किए हैं। 5 न्याय की जो 5 सब टाइटल्स बोलिए। एक तो टाइटल हमारा युवा न्याय है। युवा न्याय के तहत हम क्या करेंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे, जो भी फिलअप करेंगे, अप्रेंटिस ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। फिर उसके बाद में उसके लिए एक फंड क्रिएट करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। तो ऐसी चीज़ें हमने, बहुत से चीज़ें हमने की है, और ये करने से लोगों में भी एक उत्साह आया है। और जैसा कि गिग वर्कर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, तो इन लोगों को भी हम बेहतर कामकाज देकर युवाओं को हम एक अच्छी नौकरियां दिलाना, उनको तैयार करना नौकरी के लिए, ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा ये बहुत बड़ा हो गया है। आपको लगता है कि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का ही है? अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। 2 बड़े मुद्दे हैं। साथ साथ जो इन्होंने वायदे किए थे मोदी जी ने, वो वायदे नहीं निभाए, और वो हमेशा असत्य बोलते रहे, तो सत्य से दूर बातें करते रहे। जैसा कि मैं युवाओं को हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 10 साल में तो 20 करोड़ होना कहाँ है 20 करोड़? तो ये तो झूठ बोले जैसा ना, झूठ बोले जैसा। लेकिन वो कभी इसकी बात नहीं करते, और वो ये भी कहते हैं कि अब जैसा कि 15 लाख काला धन बाहर से लाके मैं सबको दूंगा, युवाओं या घर घर को दूंगा, ये भी झूठ हो गया उनका। लेकिन वो कहते हैं हमने 370 हटाने का वादा किया था, राम मंदिर का वादा किया था, वो पूरा कर दिया। अरे देखो, जो लोगों का पेट भरना ये पहला है, बाकी के आस्था के विचार है, जो अपने
पर्सनल चीज़ें लोगों के, वो तो अब मंदिर बने तो भी लोग पूजा करते हैं। अगर अब तक तो नहीं किए क्या? जो बनने तक की पूजा की है उसके तहत पहले नहीं किए। आस्था की बात है, कहीं भी लोग करते हैं। अब मुंबई में तो ऐसा रहता है, फ्लैट्स रहते हैं, ये वहाँ पर देवघर नहीं रहता, तो उसी में कहीं अलमारी में किसी कोने कोने में टांग कर करके पूजा गीजा करके फिर रखते हैं। ये जिनको भगवान पे या जिन जिन भगवानों पे उनकी आस्था रहती है उनको बराबर वो लोग करते रहते हैं, लेकिन ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अब लोग वो भूल गए हैं, वो उसका कोई अब उसके बारे में कोई पूछ रहा नहीं। लेकिन मोदी जी का हर चुनावी सभा में आरोप है कि कांग्रेस ने अपमान किया, जो निमंत्रण दिया गया था अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक तरह से वो कांग्रेस को राम विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये झूठ है, क्योंकि हमारे लोगों को तो हमने ये कहा था, जिन जिन की आस्था है वो जाना, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आस्था है उन लोगों को अगर हम रोकते हैं तो ये ठीक नहीं है, इसको आप कंडेम कर सकते हैं। लेकिन हम कहा ही नहीं, जो चीज़ हम नहीं कहते हैं वो हमारे मुंह में डालकर वो बात करते हैं। अब जो जिन लोगों को तुमने क्या पार्टी बेसिस पे, जैसा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है हमारे पास, तो हर पार्टी के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं वहाँ पर कि बिजनेस क्या चल रहा है। क्या ऐसा पार्टी बेसिस पे आपने बुलाया था? देखो, ये झूठ बातें फैलाकर अपनी बात चलाना ठीक नहीं है। आज भी हमारे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। सिर्फ क्या ये तो सिर्फ मोदी साहब के दर्शन के लिए या मोदी के लिए नहीं है, करोड़ों लोग जाते हैं। लोग दक्षिण से लेकर उत्तर तक और उधर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक लोग जाते हैं, तो उसका प्रचार आप क्यों कर लेते हो? आप चुनाव प्रचार के लिए पूरे देश में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों का रिस्पांस क्या है? मतलब जो चुनाव में इस बार विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा पाएगा? ज़रूर, क्योंकि उनको हटाने के लिए जो हमारे पास नंबर्स होना चाहिए, उस नंबर का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं और वो नंबर हमको मिल रहे हैं। और मोदी जी को हटाने के लिए, या क्यों मोदी जी हम बार बार बोलते हैं, बोले तो क्षमा करना, किसी व्यक्ति को टीका करने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति जिस व्यवस्था को अपनाया है, जिस आइडियोलॉजी को उन्होंने अपनाए हैं, उसके खिलाफ हम हैं। लेकिन वो बार बार अपने नाम से ही सब कुछ चलाते हैं कि ये मोदी की गारंटी, ये मोदी ने किया, ये मोदी ने लाल आंखें दिखाई, ये मोदी ने ऐसा किया। अब हम जब बोलते हैं मोदी की गारंटी बोल के, वो मोदी का नाम आ ही जाता है। हम बोलते हैं ये कांग्रेस की गारंटी है। हमने जो कर्नाटक में किया, कांग्रेस की गारंटी के नाम से किया। तेलंगाना में किया, तेलंगाना के नाम से ही, कांग्रेस के नाम से ही किया। हिमाचल में किया, कांग्रेस के नाम से ही किया। तो इन्होंने जो बोलते हैं ऑल इंडिया लेवल पे ये है मोदी की गारंटी। हाँ, क्या मोदी की गारंटी 2 करोड़ नौकरियां नहीं देना ये गारंटी, या 15 लाख नहीं देना ये उनकी गारंटी? जो किसानों की आमदनी डबल करने का उन्होंने कहा था, क्या ये वो गारंटी है? तो गारंटी तो आपके फेल हो चुके हैं। असल में कांग्रेस को क्रेडिट देना चाहिए, मोदी जी और सारे जनता लोग बगैर बोले हमने तो लोगों को राइट्स दिया है। हमने नरेगा लाए,
ये तो राइट है। और राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन ये राइट है, ये रूरल हेल्थ मिशन ये राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और फूड सिक्योरिटी, ये सब बगैर पूछे, बगैर इलेक्शन के लिए बोल के नहीं किया, आते ही इम्प्लीमेंट किए। और वो कोई प्रचार नहीं लिए। सोनिया गांधी जी खुद चेयरपर्सन होते हुए ऐसे चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया जिससे गरीबों की भलाई हो सकती है और जिससे गरीबों का पेट भर सकता है, गरीबों को मजदूरी मिल सकती है, किसान को जो एक शक्ति मिल सकती है, वैसे काम हमने किया। कर्ज माफ किया 72, बात ही नहीं करते उसके बारे में। अगर आप 16 लाख करोड़ अमीरों का कर्ज माफ कर देते हो तो गरीबों का क्यों नहीं होता, किसानों का क्यों नहीं होता? वो हमने बोला किसानों का करेंगे हमने बोला नारी शक्ति का हमने जिक्र किया, और 1 लाख रुपए सालाना हम एक महिला को जो हेड होती है घर में उनको देने का हमने किया। तो ये जो नारे हमने भी जो दिए, ये नारे अनुष्ठान में आने के नारे हैं, ऐसा नहीं कि बोले और भागे। हम इसको टिका के रखेंगे और इसमें, और वैसा ही 50% महिलाओं को सरकारी नौकरी देंगे। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। जो चीज़ें हम खुद कर रहे हैं उसके लिए किसी की ज़रूरत हमको नहीं है कि हम सोच समझ कर ही ये किए। खड़गे जी, चुनाव की बात करते हैं तो अभी राहुल जी ने कहा कि 180 सीटें आएंगी बीजेपी की, फिर कहा कि 150 आएंगी। प्रियंका जी ने भी वही कहा, आप भी शायद 150 या 180 कह रहे होंगे बीजेपी की सीटें। नहीं कह रहे होंगे, मैं यही बोला। मैं आपको तो मालूम है, दो उनको जो आंकड़ा मालूम है वो बोले होंगे। मैंने तो ये ओपनली बोल रहा हूँ, इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने के लिए कितने सीट होना वो जरूर हमारे पास आएंगे। तो आप बाकी का देख लो, उनके एनडीए के कितने आएंगे। नहीं तो इंडिया अलायंस की सीटें तो कोई आप लोग बता नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 400 पार बीजेपी, और लेकिन आप लोग कोई अपनी सीट नहीं बता रहे हैं। आप उनकी सीट नहीं, वो 400 पार वो जो बोल रहे हैं ये अच्छा है। कम से कम 543 में 400 बोल रहे हैं, नहीं तो 600 नहीं बोले, 600 पार बोल के ये नहीं बोले। अरे भाई, जो आदमी रियलिस्टिक होना चाहिए। हमने घूम फिर के सब भी देखा है, लेकिन इस बार तुम्हारे को हराने के लिए, उनको हराने के लिए जितना नंबर होता है वो हम पार करेंगे। यानी 272 आप पार करेंगे, 272 नंबर चाहिए। बाहर हम तो पार करेंगे। ये नहीं लगता आपको कि इंडिया अलायंस जब बना था पटना में, जिस जोर शोर से बना, उसके बाद बेंगलोर की मीटिंग हुई, मुंबई की मीटिंग हुई, उसके बाद एकदम सारा काम ठप पड़ गया। ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया, ना कोई कन्वीनर बना, तो उसका भी तो चुनाव पर एक जो सकारात्मक असर पड़ सकता था, तो उससे भी कुछ नुकसान आप लोगों को लगता है कि ये सब हो गया होता तो और इस वक्त मजबूत होता गठबंधन आपका? देखिए, वो चंद लोगों को गलतफहमी होती है, और जो हाईफाई लोग रहते हैं ना, वो लोग कुछ ना कुछ ये बना लेते हैं कि गठबंधन पटना में शुरू। ये गलत बात है। पटना में पहली मीटिंग हो गई, उससे पहले इसी घर में हमने एक एक नेताओं को बुला के, मैं और राहुल गांधी जी यहाँ पर उनसे पूछताछ करें कि क्या करना चाहिए। हर पार्टी के नेता यहाँ पर, नीतीश साहब भी आए थे, अपने तेजस्वी आए थे, हेमंत सोरेन आया था, शरद पवार आए थे, उद्धव ठाकरे आए थे, और फारूक अब्दुल्ला साहब आए थे, और डीएमके के नेता आए थे, और जितने भी, अब मैं कितने नाम लूँ जो हमारे अलायंस में है, एक एक करके हमने पहले ये मीटिंग ली। एक एक दिन में 2 लोगों से मिले, 3 लोगों से मिले,
मिल के येचुरी से, डी राजा से और हमारे जो दूसरे पार्टी के जो भी रीजनल पार्टी, ये तृणमूल के तरफ से उन्होंने ही आए थे, डेरिक ओब्रायन। तो ये सबसे हमने मिलने के बाद ये तय हुआ कि सब मिलके पहला मीटिंग कहाँ करना। तब ये सुझाव आया कि पटना में गवर्नमेंट है, सब सहूलतें मिल सकते हैं, चलो पहली मीटिंग वहाँ करेंगे। लेकिन लोगों को एक बनाए, प्रेस वाले एक परसेप्शन दिए कि उन्होंने बुलाया, उन्होंने बनाया। ये तो सूत्रधार बता दिया नीतीश कुमार। ऐसा ही कभी कभी ऐसा होता है ना, मेहनत अलग करता है, किसी को क्रेडिट मिलता है। हम उससे कोई लेन देन नहीं, हमारा एक ही मकसद था कि सबको एक जगह रखना, सबको एक जगह मिलाना और सबको साथ लेकर ये बीजेपी को डिफीट करना, मोदी जी के ऑटोक्रेटिक रूल को हटाना, ये एक ही था। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के जाने से कुछ नुकसान हुआ है गठबंधन का? नहीं, ये देखिए, हम तो कोशिश हर आदमी का करते हैं। किसी एक पार्टी में 2 MP भी है तो हम उसकी चिंता करते हैं कि मजबूत रहे गठबंधन। इसके लिए चाहे एक आदमी जान दो, चाहे 10, चिंता तो होती है, लेकिन चिंता होने के बावजूद भी हम दूसरे लोगों को डायरेक्टली, हम वोटर्स को इसीलिए तो हम गारंटी के ओर से बढ़ रहे हैं कि हमेशा कोई हर इलेक्शन में कोई नेता जाता है, आता है, ये तो आया राम गया राम, वो भजन लाल के ज़माने से बना क्या, उससे पहले एक बना। तो अब आने जाने वाले बहुत है, लेकिन लोगों को एक अंडर करंट है, लोग उठे हैं, अरे आज तक हमने गलती की, ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी टिकाने के लिए और संविधान के तहत हम अगर गवर्नेंस को स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे खतरा है। ये लोगों में आया है और ये लोग जागृत हो गए, इसीलिए तो हम हर जगह जाकर अपनी बात रख रहे हैं और बूथ लेवल से लेकर हम अपने लोगों को यही बात बता रहे हैं। आप मानते हैं कि सरकार के खिलाफ एक अंडर करंट है? अंडर करंट है और उसकी शॉक उसी वक्त मिलेगी 2024 में जब रिजल्ट आएगा तो उनको भी मालूम होगा। नहीं तो अब तो 400 पार 500 पार ये बोलते ही रहेंगे। लेकिन आपको लगता है 2004 की तरह लोग चौंकाने वाले नतीजे आएंगे जैसे 2004 में हुआ था? वही इंडिया शाइनिंग बोले, जैसा हुआ हालत वैसा ही बीजेपी का इस बार होने वाला है। ये कितना भी बोल लो मोदी गारंटी, वो गारंटी, मोदी गारंटी फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि इनकी अनेक गारंटी खत्म हो चुकी है ना, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। नई नई बातें बोलते हैं, कौन भरोसा करता है? जो पहले आपने वायदे किए थे वही वायदे आपने निभाया नहीं, जैसा कि हमने निभाया स्टेटों में, और इससे पहले बगैर बोले हमने बहुत से गारंटीज किया और राइट्स हमने दिया। तो ये मोदी जी एक बात कहते हैं हर सभा में कि देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, और जो विपक्षी गठबंधन है वो मजबूत सरकार नहीं दे पाएगा क्योंकि उसमें आपस में तालमेल नहीं है, झगड़े झंझट हैं, तो एक कमज़ोर सरकार देगा। देखो, चलाने पे है, और मजबूत सरकार मीन्स ऑटोक्रेटिक सरकार नहीं। मजबूत सरकार बोले तो डिक्टेटरशिप नहीं है। ऐसा तो आज़ादी के बाद इंटीरियम गवर्नमेंट जब बनी थी तब 5 लोग तो बाहर के थे 15 में से, और उतने ही मजबूती के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चलाए
और मनमोहन सिंह जी चलाए। तो चलाने वाले अगर अच्छे हो, देखिए आपका कानून कितना भी अच्छा हो, अगर कानून को चलाने वाले लोग अगर ठीक नहीं है तो वो कानून बेकार हो जाता है। कानून कितना भी कमज़ोर हो, अगर चलाने वाले लोग ठीक है तो वो मजबूत होता है। इसलिए नहीं कि मजबूत सरकार चाहिए और तभी कुछ होता, मिली जुली सरकार में कुछ नहीं होता। ये कहने का, ये मोदी जी का हमेशा कहना है मजबूत होना, मजबूत होना। मजबूत हो के क्या करते हैं? नोटबंदी करे। मजबूत हो के क्या करे? किसानों को फंसाए। मजबूत हो के क्या करे? जो वायदे किए थे वो ख़त्म कर दिए। मजबूत हो के क्या कर दिए? डीजल पेट्रोल सभी महंगा हो गया, आटा तेल दाल क्या नहीं, लोग ये सब चीज़ें सह रहे, यही बड़ी बात है। कोई उठा नहीं, अगर उठ जाते तो अभी तक मोदी जी बैठ जाते थे। लेकिन ये हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लोग टॉलरेट करते हैं और अपने चुनाव में उनको बताते हैं उनका रास्ता। विपक्ष जब कहता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, आप लोग ये आरोप लगाते हैं, तब उसके जवाब में मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, किसी को छोड़ूंगा नहीं, और ये सब लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं, इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ। तो इस पर क्या कहना है आपका? तो मोदी जी तो ये कहेंगे 444 MLA को किसने तोड़ा? आपने दूसरे हर पार्टी के लोगों को लेके सरकारें बनाई, कैसा बनाई? उनको क्या दे के बनाया? या तो हम मंत्री पदवी दे के बनाए, या तो जिसको जो आवश्यकता होती है उस चीज़ को देकर आपने बनाई है। किसको? ईडी के बचाने का, इनकम टैक्स से बचने के लिए उनको धमकियां दे देकर आपने 444 को ली। और उसी ढंग से 25 लोग ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट के भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, MPs है और राज्यसभा मेंबर्स है और एक्स चीफ मिनिस्टर्स है, उनको भी धमकाया। बोले अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो आपकी खैर नहीं है। तो वो धड़ाधड़ चलते गए। और जिनको करप्ट आपने बोला और भ्रष्टाचार के दायरे में उनको आपने डाल दिया था, वही लोग अगर आपके पास आके आपने ज्वाइन कर लेंगे, अपने मंडी पे बिठा के हुकूमत कर रहे हो, क्या भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा? ये भ्रष्ट समझ के ही आपने उनके ऊपर केस डाला था ना। तो वही भ्रष्टाचारियों को लेके आप जो बगल में लेके हुकूमत कर रहे हो, तो आपका भ्रष्टाचार कहाँ से निकालते आप? आप इससे महसूस हो रहा है उनके पास पैसे लिया, आपने चंदा लिया, धंधा दिया, आपने बहुत से लोगों को डरा के अपने पार्टी के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए। कहाँ से आया है ये? और उनका आमदनी 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट नहीं है। अगर 1,000 रुपये वो अगर 120 करोड़ रुपए अगर वो देता है आपको बॉन्ड, तो सोचिए कहाँ से आता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में तो पैसा आप लोगों को, आपकी पार्टी को भी मिला है और सारी पार्टियों को मिला है, तृणमूल कांग्रेस को सब। ठीक है, मैं मानता हूँ सब पार्टी ऐसा डरा के, ब्लैकमेल करके और ईडी में डाल के, इनकम टैक्स में डाल के, CBC में डाल के नहीं लिया। वो जो उनको 500 रुपये दिया तो हमको कोई 10 रुपये 100 रुपये दिया, जो देने के मुताबिक दिया। कभी कभी डर के भी नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं कुछ दूंगा तो मोदी जी वहाँ बैठे, शाह जी वहाँ बैठे, हमारे को सीधा अंदर डाल देंगे। तो जब इनके पूरे लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों को लेकर इन्होंने अपनी मेजॉरिटी कहीं बनाई,
भ्रष्ट लोगों को लेकर उन्होंने चंदा भी जमा किया, और जिस भ्रष्ट लोगों को लेकर आप चंदा जमा कर लेते हो इलेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, वो आपकी बात सुनेगा, कल बोलेगा ठीक है अब मेरा वक्त पूरा था, आपने किया, आगे देखेंगे। तो उनके पास, शाह साहब के पास एक बड़ी लॉन्ड्री है, सब लोग छोटी छोटी लॉन्ड्री रखते हैं, उन्होंने बड़ी लॉन्ड्री रखी है और जिसमें बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। और मैं सुना अब तक लॉन्ड्री जो रखते हैं और वॉशिंग मशीन जो लगते हैं वो कपड़े धोने के लिए, क्लीन करने के लिए रखते हैं, लेकिन आदमियों को क्लीन करने का मैं लॉन्ड्री नहीं देखा और वॉशिंग मशीन उतनी बड़ी नहीं देखा। वहाँ जो भ्रष्ट जा रहे हैं वो लॉन्ड्री में से क्लीन होके वॉशिंग मशीन से बाहर आ रहे हैं। आप कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में आपने लंबे समय से राजनीति की है। क्या वजह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है इस समय, पहले भी बनी थी, आप भी कई बार मंत्री रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले कई चुनावों से कर्नाटक के लोग कांग्रेस को रिजेक्ट कर देते हैं और वो बीजेपी को चुनते हैं। इस बार क्या स्थिति रहेगी? नहीं, इस बार तो सिचुएशन अच्छा रहेगा। और पहले हमेशा ऐसा होता था, ट्रायंगुलर फाइट होता था। तो ट्रायंगुलर फाइट में क्या होता था कि लोग जेडीएस को भी थोड़ा सेक्युलर वोट्स मिलते थे, उससे कांग्रेस को नुकसान होता था। अब सेक्युलर वोट्स डिवीजन होने का सवाल नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर जेडीएस वाले भी मजबूत होते हैं तो बीजेपी को शरण नहीं जाते थे। 3 सीट पे वो शरणार्थ बने। इससे ये महसूस होता है कि लोग अब रियलाइज कर रहे हैं, मैंने कहा कि अंडर करंट है और इस बार अच्छा माहौल है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट वहाँ से लाने वाले हैं। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जैसा कि आप लोगों को उम्मीद है कि 272-273 का आंकड़ा आप लोग पार करेंगे, तो क्या देश को एक वंचित दलित तबके का प्रधानमंत्री मिलेगा? देखो, दलित वंचित ये प्रश्न अब नहीं है। प्रश्न ये है कि ये ऐसे ऑटोक्रेटिक रूल को, डिक्टेटरशिप को कैसा निकालना, डेमोक्रेसी को कैसा बचाना, संविधान को सुरक्षित कैसा रखना, ये मुद्दा हमारे पास है। अगर ये रहा, ठीक रहा, मजबूत रहा देश इन उसूलों पे, कोई भी बन सकता है, दलित भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो टारगेट है कि जो आइडियोलॉजी जो फॉलो कर रहे हैं, तो उस आइडियोलॉजी को हम निकालने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये बने वो बने, ये नहीं। ये तो अलायंस पार्टी तय करेगी मेजॉरिटी के ऊपर, और वो जो तय करेगी वो सबको मंजूर होगा। अच्छा, एक गारंटी, आपने इतनी गारंटियाँ दी हैं, एक गारंटी देश की जनता को आप देंगे क्या कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सरकार 5 साल चलेगी? ज़रूर, हमने चला के दिखाया और इस बार भी हम चलाएंगे। जैसा कि मनमोहन सिंह तो गठबंधन की थी, 204 में भी हमको मेजॉरिटी नहीं थी और 209 में भी हमारी खुद की मेजॉरिटी नहीं थी। जब हम 10 साल ये चला सकते हैं तो क्या अब नहीं चला सकते हैं? तो इसीलिए ये सब कहना कि मैं अकेला ही हूँ और दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा कहना ये गलत है। डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में तो लोग आपको नेता बनाते, लोग आपको अधिकार देते हैं, लोग आपके हाथ में पावर देते हैं, उसका इस्तेमाल हम ठीक ढंग से जनता के हित में करना चाहिए, ताकि नहीं मुझे मेजॉरिटी मिला, तुम 400 दो या कोई वो करता और बीजेपी का कोई ये करता,
2/3 मेजॉरिटी दो, हमको संविधान बदलना है, ये कहता है। अब वो डिनाई करते हैं चुनाव है, तो परसों शायद आज के कुछ देखा मैं, नहीं अगर संविधान बदलना है तो उसी वक्त हम बदलते हैं, या कोई और कहता है। लेकिन आप लोग पहला ये छूमंतर छोड़ते हैं, क्या है कि मेजॉरिटी आए तो हम संविधान बदलेंगे, तब लोगों का रिएक्शन क्या होगा, उनके पार्टी का रिएक्शन क्या होगा नीचे, उसको देखने के बाद जब रिएक्ट करते लोग तब बोलते नहीं 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 उसको छीनेंगे नहीं हम, वाटर टेस्टिंग और वो भी अंबेडकर खुद आए तो भी हम नहीं करने वाले। ये कोई बात है? कोई सेंसिबल प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन देखिए बीजेपी का और एनडीए का ये कहना है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता है, विपक्ष के पास तो कोई नेता ही नहीं है, तो ये क्या चुनाव नेता मोदी वर्सेस किससे होगा? नहीं भाई, अलायंस का मतलब क्या है कि एक नेता हम आगे चुनेंगे ना इलेक्शन के बाद। क्या पहले ही एक नेता को आगे करके कोई चुनाव पहले हुआ है हमारे पास जो अलायंस बन गए हैं? तो देखिए ये सब बोलने का, नरेंद्र मोदी जी उनके पार्टी में अकेले लीडर है, उनके पास कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो पिया क्या बोलते चाहेगा वही सुहागन बनेगी, वही बोलते ना हिंदी में जी। तो वैसा वहाँ पर जो उन्होंने चाहेंगे वो मंत्री बनेंगे, उन्होंने चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा, वो चाहेंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा, वो जो चाहेंगे सब कुछ बनेंगे जब तक मेजॉरिटी है। हमारे पास एक दूसरे से चर्चा करते हैं, इवन लड़ते भी है, नहीं नहीं यही होना, इसी को बनाओ उसी को, अंत में एक निर्णय लेते हैं मिलके, नहीं देश के हित में ये ठीक है या पार्टी के हित में ये ठीक है, हम मिलके करना चाहिए। मतलब आखिर में एक सवाल और करके, कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं और काफ़ी समय बाद एक नॉन गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में आए हैं। कांग्रेस में निर्णय लेने में तो बहुत देर होती है, ये एक सीधा शिकायत है कार्यकर्ताओं की भी, आपके नेताओं की भी, कि फैसला होते होते इतनी देर हो जाती है कि फैसले का मतलब ही नहीं रहता। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं है आगे भविष्य के लिए, किन राज्यों में क्या करना है। जैसे उत्तर भारत में कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर है, आज दक्षिण भारत में तो आप कर्नाटक में हैं, केरल में हैं, तेलंगाना में भी हैं, अभी हालांकि तमिलनाडु और आंध्रा में स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, उसके लिए क्या योजना है आपके पास, कुछ प्लान है? देखिए अब तो चुनाव चल रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूपीए कल सुधारने वाला है, सुधारेंगे। इसीलिए तो हम वहाँ गठबंधन किए हैं कि एसपी और कांग्रेस मिल के जो लड़ रही है, गिव एंड टेक, जहाँ हम नहीं कम हैं तो हम दूसरों को जगह दिए हैं कि भाई तुम यहाँ लड़ो, तुम्हारे को जहाँ स्पेस है हम लड़ेंगे, कितना है। हम बहुत से जगह सैक्रिफाइस भी किए, इसलिए किए कि गठबंधन तोड़ना टूटना नहीं, एक होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी 3 पार्टियां में बहुत से दिक्कतें आई हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग राय हो गई, उसके बावजूद भी हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन आगे एक होकर पाने के लिए थोड़ी सी खोना भी पड़ता है। उस हिसाब से हमने बहुत से जगह यूनिटी लाने की कोशिश की है, यूपी में भी और इवन आपके साथ यहाँ दिल्ली में भी, और बिहार में आरजेडी के साथ, और हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में, और सीपीआई है। हर जगह हमने ये कोशिश की है, इसीलिए तो हमारा अंडर करंट बढ़ रहा है, नंबर भी बढ़ेगा। फिर आप देखिए चमत्कार क्या होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी, बस इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के जाने वालों की संख्या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? हर रोज़ खबर आती है कोई नेता छोड़ के चला गया, ये इस पर कुछ पार्टी सोच रही है, कोई विचार कर रही है? बीजेपी ने तो एक ज्वाइनिंग कमेटी बना दी कि बुला बुला के ज्वाइन करा, आप कम से कम एक यूनाइटिंग कमेटी बना दीजिए कुछ तो। देखो
बीजेपी अगर इतनी स्ट्रांग होती तो बुला बुला के पंचायत से लेकर कॉरपोरेटर से लेकर वो थोड़ी बनाती थी। डर गई है। जब यूनिटी यहाँ हो रही है, डर डर के किसी को तो ईडी, इनकम टैक्स वो तो लगा दिए है पीछे। दूसरे तरफ फिर उनके घर को जाके बहुत से लोगों को भेज के, अब मोदी जी कोई भी जाने दो, एक अच्छा मेयर कॉरपोरेटर भी है तो उसको हार गिर डाल के उस जिले में, उस एरिया में स्वागत कर रहा है। ये कभी देखे आप? पहले तो उनको अगर देखते थे दूरदर्शन से दिखते थे, दूर से ही उनका दर्शन होता था। अब जरा नज़दीक आके बहुत से लोगों को ये मिल रहे हैं। ये भी कामयाबी है डेमोक्रेसी की। और हमने आपको पूछा आप क्यों नहीं, देखिए जो अच्छे लोग आते हैं हम जरूर लेते हैं, और जो केडर हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, काम करता है, तो उसको हटा के दूसरे को उसके जगह पे लाना अच्छा नहीं रहता। लेकिन एक आधा अपवाद होता है जिस जगह से वो भारी पड़ता है, आने वाला ही ठीक रखता है। ऐसे जगह हमने बहुत सी जगह एडजस्ट भी किया, जैसा कि मध्य प्रदेश में एडजस्ट किया, इवन राजस्थान में एडजस्ट किया, इवन कर्नाटक में, हरियाणा में, हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे लीडर्स थोड़े नाराज होते हैं, फिर भी हमको सबको लेके चलना है। एक तो हमारे असेट को कम नहीं करना, दूसरा अगर असेट बन के आता है उसको छोड़ना नहीं। अगर कोई डिस्क्रेडिटेड जाता है जाने दो। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, कुछ अंदाज है आपको? देखो, आप वही बात पूछ रहे, मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस हम जो लड़ रहे हैं उसमें से इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। मैं नंबर दूसरों के जैसा नहीं बोलता, 30 है, 300 है, 400 है, 500, लेकिन हम लड़ रहे 330, 350 के करीब। उसमें से हमको इस बार विश्वास है कि मेजॉरिटी सीट हम उसमें से लाएंगे, और मेजॉरिटी सीट लाने से फर्क पड़ेगा कि गठबंधन और हम मिलके ये बीजेपी सरकार को हटाएंगे। तो नॉर्थ से ज़्यादा सीटें आएंगी या साउथ से? क्योंकि बीजेपी साउथ नॉर्थ की बात करती है ना। नहीं, हम गठबंधन में है ना, तो नॉर्थ में भी हमारा गठबंधन है, बिहार में है, यूपी में है, और इधर सब जगह हमारा गठबंधन रहने से है, दोनों तरफ से हमको सीट मिलेगी। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और फिर मिलते रहेंगे। शुभकामनाएं चुनाव के लिए आपको। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।